सो कैसे हो राजा जी। आई होप यार आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो यार आज आ चुके हैं हम एक नई वीडियो के साथ वापस। और यार आज हम लोग अपनी सुपर 100 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर की ओर मूव करेंगे। और यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। इससे पहले यार अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस चैनल पर बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग बेटू स्टडी पॉइंट पर, इसी चैनल पर बेटू स्टडी पॉइंट पर जा करके आप लोगों को यहाँ एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिएगा तो आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो 2025 वाली मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए इससे भी सरल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करिएगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दी हुई होगी, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यार, जो मैंने अपनी पीवीसी वीडियो बनाई है उसमें मैंने पूरा का पूरा जो आप लोगों का रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण वाला चैप्टर है उसको मैंने पूरी की पूरा यार उसको एक्सप्लेन किया है, तथा हमने साथ ही साथ उसके एमसीक्यू किए हैं, यानी कि सही विकल्प जो आप लोगों का होता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने किए हैं यार पिछले साल के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है ना, तो मैंने यार अपने हिसाब से उस चैप्टर के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दिए हैं। और उस चैप्टर से आप लोगों को पता होगा कि कितने नंबर का आना है, 7 से 8 नंबर का आना है। और यार मैं पूरा आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोग एक चैप्टर के जाकर उतना पढ़ लेते हैं उतना आप लोगों के लिए इनफ है। आप लोगों को यार मटेरियल के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। जितना मैं आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ उतना ही आप लोगों को धीरे धीरे लेते जाना है और बस उसी को अच्छे से पढ़ते जाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं इसमें क्या है आप लोगों का। आज यार हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। हम लोगों का टारगेट है बच्चों, डेली अपन लोग एक लेक्चर लाएंगे और हर चैप्टर को 3 दिन में अपन लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी इसको जूम इन कर लिया जाए। हाँ, आज अपन लोग टोटल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी पूरी पूरी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेज क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं। अम्ल क्षारक और लवण, ये आप लोगों का चैप्टर है। सबसे पहले यार अपन लोग बात करें कि अम्ल होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो क्या देखिए इधर, सभी प्रकार के भोजन में कोई ना कोई स्वाद अवश्य होता है। बिल्कुल सही, ये स्वाद या तो खट्टा होता है या तो फिर मीठा या तो फिर नमकीनी। भोजन में खट्टेपन का स्वाद उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए जो आप लोगों का, देखिए सबसे पहले तो भोजन की बात हम लोग करते हैं। भोजन में यार ये बात सही है कि भोजन में कोई ना कोई स्वाद अवश्य होता है। ठीक है ना, भोजन में या तो वो स्वाद हो सकता है खट्टेपन का, नमकीनी हो सकता है, या तो फिर थोड़ी कड़वा हो सकता है। जो स्वाद खट्टेपन के कारण आता है वो किसके कारण आता है, वो अम्ल के कारण आता है। ठीक है, ये आप लोगों की बेसिक सी डिफिनेशन हो गई। उसके बाद देखिए एसिड, जो आप लोगों का अम्ल है इसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन में स्वाद खट्टा होता है तथा जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, साथ ही ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, ये बेसिकली सी बात है, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ ही लिया होगा। अपन लोगों ऊपर से रिवाइज कर रहे हैं और जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको भी अपन लोग साथ में लेकर चलते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है आप लोगों का, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है, क्योंकि सर उसमें H+ आयन होते हैं। H+ आयन के कारण क्या होता है कि जो अम्लों का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। ठीक है सर, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इधर। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले HCl लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जल के साथ लिया गया है तो क्या होता है, आप लोगों का H+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया, यानी कि ये आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों का HNO3 दिया हुआ है नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल भी आप लोगों का आयन में कन्वर्ट हो जाता है H+NO3-। ठीक है, बस ये आप लोगों का दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद कुछ विशेष पॉइंट आप लोगों को दिए हुए हैं, कौन सा है, सबसे पहले ये कुल अम्ल विषैले, मतलब कुल ये गलत थोड़ी सी लिखा है, यहाँ पास कुछ होना चाहिए। कुछ अम्ल विषैले यानी कि जहरीले होते हैं। कौन सा होता है, कार्बोनिक अम्ल। आप लोगों के पेपर में इस तरह जरूर पूछ सकता है। देखिए आप लोगों को चार ऑप्शन दे देगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फर्स्ट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे देगा HCl, सेकेंड में आप लोगों को नाइट्रिक अम्ल दे देगा HNO3। ठीक है, और फिर 3 में आप लोगों को दे देगा कार्बोनिल अम्ल, और 4th में भी कुछ ना कुछ दे देगा। पूछेगा कि इनमें से कौन सा अम्ल जहरीला है। ठीक, इस प्रकार से यार आप लोगों की थोड़ी थोड़ी जगह से
क्वेश्चन उठाएगा और सीधे आप लोगों के पेपर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को हर छोटे से छोटे पॉइंट लेकर चलना है बच्चों, ठीक। देखिए, तो ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया। अब क्या बोला है इधर आप लोगों को कि कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं जो जबड़े को जला देते हैं, जैसे क्या हो गया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर क्या दिया है कि कुछ अम्ल विस्फोटक होते हैं। कौन सा अम्ल विस्फोटक है? नाइट्रिक अम्ल। ये बात यार आप लोगों को अच्छे से याद करके रखनी है, और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक, जिसमें से आप लोगों को आगे चल के कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अम्लों के प्रकार, अब हम लोग देखते हैं अम्लों के प्रकार। देखिए ये कुछ पॉइंट मैंने एनसीईआरटी से ऊपर लेवल के लिए हैं, क्योंकि यार देखिए जो आप लोगों को सुपर 100 की का जो आप लोगों का पेपर आएगा वो थोड़ी एनसीईआरटी से उसका लेवल ऊपर रहेगा। जो जेई वाले बच्चे हैं जो जेई के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका लेवल थोड़ी एनसीईआरटी से ऊपर रहेगा, लेकिन जो नीट वाले हैं उनका बेसिकली पूरा पूरा एनसीईआरटी लेवल का रहेगा। तो अपन लोगों को थोड़ी एडवांस लेवल का पढ़ कर चलना है, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्रोतों के आधार पर अम्ल के प्रकार, स्रोतों के आधार पर अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल को अपन लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं। अब देखिए अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे, जीव जंतु आदि से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। ये सिंपली सी बात हुई। अब देखिए यार ये जो एग्जाम्पल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है ना पूरा पूरा आप लोगों को अच्छे से याद करना है इनको, ठीक। ये चैप्टर बेसिकली याद करने वाला है, इसमें आप लोगों को कलर दिए हुए होंगे, ठीक, तो उनको भी आप लोगों को याद करना है। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की, ठीक है ना, जो कि कहाँ से आप लोगों को प्राप्त होता है? लाल चींटी से, ठीक। बेंजोइक अम्ल ये आप लोगों को घास से मिलता है, पत्ते एवं मूत्र में मिलता है ये, ठीक। फिर बात करते हैं एसिटिक अम्ल की, जो आप लोगों को सिरका में मिल जाएगा, ठीक। लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे ये दही में मिल जाएगा। याद रखिएगा ये प्राकृतिक स्रोत है, ठीक ना, यानी कि जो प्राकृतिक में उपस्थित हैं, ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसलिए ये प्राकृतिक स्रोत हैं, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अम्ल देखते हैं, ये सिट्रिक अम्ल हो गए, ऑक्जेलिक अम्ल हो गए, टार्टिक अम्ल हो गए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए। ये सब कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को? यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है। जो आप लोगों का सिट्रिक अम्ल है वो नींबू, संतरा, अंगूर में मिल जाता है। ऑक्जेलिक टमाटर में मिल जाता है। टार्टिक जो आप लोगों का है ये इमली में मिल जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अमास से मिल जाता है, ठीक। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आगे हो जा भैया, क्या हुआ? ओह ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? प्राकृतिक स्रोत का एक प्रकार है खनिज। खनिज भी जो आप लोगों का होता है वो कहाँ से मिलता है? आप लोगों को प्राकृतिक से मिलता है। इसी प्रकार आप लोगों का है एक सिंथेटिक अम्ल। सिंथेटिक अम्ल भी आप लोगों का प्राकृतिक अम्ल ही है, ठीक। अब देखिए अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है, ठीक, जो खनिज अम्ल कहलाते हैं। चूँकि खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है इसलिए यह सिंथेटिक अम्ल भी कहलाता है, ठीक। इसको कहाँ तैयार किया जाता है? प्रयोगशाला में भी तैयार किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को देखिए खनिज जो है प्राकृतिक है, लेकिन जो खनिज को लाया जाता है लैब में, ठीक, उसके बाद इसका दूसरा रूप बनाया जाता है। जो कौन सा अम्ल है? सिंथेटिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए आप लोग ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल, ये आप लोगों के सब एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं प्रबलता के आधार पर अम्ल के प्रकार। किसके आधार पर? आप देखेंगे प्रबलता के आधार पर। तो फर्स्ट इसमें है आप लोगों का प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनित होते हैं, अर्थात अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग अम्ल लेंगे, ठीक। अम्ल लेने के बाद आप लोग इसको जली विलयन में डाल देंगे। जली विलयन में आप लोगों ने अम्ल को डाल दिया। जो अम्ल अधिक मात्रा में आप लोगों को H+ आयन देगा, ठीक, वो क्या कहलाएगा बच्चों? आप लोगों को प्रबल अम्ल कहलाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन कौन से अम्ल हैं जो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वो है आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, फिर H2SO4, फिर HNO3, यह आप लोगों का प्रबल अम्ल है। आप लोगों से भी ये भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन दे देगा आप लोगों को HCl का, ठीक। आप लोगों से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो आप लोगों को बस ये याद रहेगा तो आप लोग इसका आंसर जल्दी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है।
दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो कम मात्रा में आयनित होते हैं, कम मात्रा में आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल। सही है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा आप लोगों का, CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये आप लोगों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन लोग, अब देखें किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। अभी हमने किसके आधार पर देखा, प्रबलता के आधार पर। अम्लों के प्रकार हम लोगों ने अभी देखा था प्रबलता के आधार पर, अब देखेंगे सांद्रता के आधार पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, वो क्या कहलाता है आप लोगों का, सांद्र अम्ल। ठीक है। तनु अम्ल क्या होता है अब आप लोगों का, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। ठीक, यहाँ थोड़ी सी अलग है। इधर क्या बोला था कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जबकि जल भी अल्प मात्रा, जल देखिए अम्ल जो होता है आप लोगों का वो अधिक मात्रा में होता है, जल आप लोगों का कम मात्रा में होता है। इधर क्या है, इधर आप लोगों का अम्ल कम मात्रा में है और जो आप लोगों का जल है वो भी अधिक मात्रा में है। ठीक, ये आप लोगों का दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का इसी प्रकार क्षार देखते हैं। क्षार क्या होता है, देखिए क्षार, क्षार को दूसरी भाषा में भस्म भी कहते हैं। क्षार वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- देता है। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। ये सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा। ये आप लोगों, ये इधर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए प्रबल क्षार। उधर हम लोगों ने क्या देखा था, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब इधर भी हम लोग देखेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग देखते हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में क्या बोला गया है कि वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अधिक संख्या में OH- आयन प्रदान करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaOH और KOH। दूसरा दिया है आप लोगों का दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होता है, 2 मिनट। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों थोड़ी कॉल आ गए तो इसके कारण मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, देखिए दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार क्या होते हैं कि वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अल्प मात्रा में OH प्रदान करते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, मेन आप लोगों को एग्जाम्पल याद करना है। जैसे हो गए इधर अमोनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, OH का होल्टा। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को 4 ऑप्शन देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा दुर्बल क्षार है। ठीक, यही एग्जाम्पल यार, अधिकतर चांसेस यही है कि ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ इन्हीं एग्जाम्पल में से पूछेगा। ठीक, देखिए अभी क्या है, देखिए आप लोगों की NCERT में ये नहीं होगा, लेकिन तब भी आप लोगों को थोड़ी सी इसको पढ़ना है। अल्कली। अल्कली क्या होता है आप लोगों का, जल में घुलनशील क्षार को अल्कली कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये आप लोगों का ये एग्जाम्पल हो गए अल्कली के। ठीक, उसके बाद देखिए लवण, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट सिंपल यार, अम्ल क्षार को मिला दो उससे बन जाता है आप लोगों को क्या, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अब लवण के कुछ प्रकार होते हैं, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोगों का दिया हुआ सामान्य लवण। अभी यार मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आप लोग बोर बिल्कुल मत होइएगा। देखिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन भी करवा सकता था, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पता है क्यों नहीं करवा रहा, क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोग फिर अटक जाओगे कि सामान्य लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है, प्रबल क्षार क्या होता है। इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद अपन लोगों का जो 2 लेक्चर होगा उसमें मैं पूरा का पूरा आप लोगों को ओनली क्वेश्चन करवाऊंगा। सही विकल्प आप लोगों का होगा, ठीक है ना, उसमें आप लोगों को पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से वो पूरे होंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़े पैसेंस बनाइए, धैर्य रखिए, इसको आप सिर्फ और सिर्फ देखते जाइए और जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसमें से उसको आप लोग नोट करिए और लिखते जाइए। ठीक, देखिए सामान्य लवण क्या होते हैं, जब प्रबल अम्ल जब प्रबल अम्ल प्रबल भस्म से अभिक्रिया करता है तो एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देते हैं। ठीक, इस कारण से क्या होता है कि उदासीन लवण का निर्माण होता है, उसे ही सामान्य लवण कहते हैं। ठीक,
समझ गए ना आप लोगों ने। इसमें क्या होता है कि जो आप लोगों का प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार आप लोग ले लीजिए एक, और प्रबल अम्ल ले लीजिए, इन दोनों की अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या होगा, आप लोगों को उदासीन लवण प्राप्त होगा। उसी उदासीन लवण को हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल को आप लोगों को याद करना है। अब देखिए अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या होते हैं कि वे लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है उसे अम्लीय लवण कहा जाता है। ऐसा लवण जिसमें H+ आयन उपस्थित हो, इतना आप लोग रख लीजिए, याद रख लीजिए, क्या हो, H+ आयन उपस्थित होने चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब ये रिएक्शन पूरी होती है तो आप लोगों को इधर क्या मिलता है, ये हाइड्रोजन मिलता है। ठीक, यही है आप लोगों का H+ आयन। ये अभिक्रिया भी देख सकते हैं, पोटेशियम और ये सल्फेट तो अलग है, लेकिन यहाँ पास ये आप लोगों का हाइड्रोजन भी है। ठीक, अगर आप लोगों को बीच में हाइड्रोजन दिख जा रहा है तो समझ लीजिए कि एक ऐसा लवण है, अम्लीय लवण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का आता है क्षारीय एवं भस्मिक लवण। ये क्या होता है कि वे लवण जिसमें OH आयन उपस्थित होता है उसे क्षारीय लवण कहते हैं। इसमें भी देख लीजिए, ये पूरी रिएक्शन हुई और रिएक्शन के पश्चात आप लोगों को यहाँ OH आयन मिल गया है, रिएक्शन होने के बाद आप लोगों को OH आयन मिल गया है। कुछ एग्जांपल इसकी ये दी हुई हैं, ये देखिए OH आयन बीच में आप लोगों को मिल गया, ये OH आयन मिल गया, ये OH आयन मिल गया। ठीक, तो देखिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, आप लोगों को पूछेगा कि इनमें से कौन सा क्षारीय लवण है। तो क्षारीय लवण होने की कंडीशन क्या है कि किसी भी यौगिक में आप लोगों को क्या दिख जाना चाहिए, OH दिख जाना चाहिए। अगर OH दिख गया, ठीक है ना, और कहाँ, बीच में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को NaOH दिया है तो आप लोग बोल दें उसको कि ये क्या है, क्षारीय लवण है, ऐसा नहीं। आप लोगों को OH बीच में दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या, देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक, कैल्शियम और प्लस OH बीच में है, फिर इधर क्लोराइड दिया हुआ है, तो इस प्रकार से होना चाहिए। और अगर आप लोगों को बीच में H दिख जाता है तो वो क्या होगा, अम्लीय लवण होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सूचक क्या होता है। सूचक सिंपली यार अम्ल और क्षारक की जो पहचान करवाता है वो सूचक कहलाता है। आप लोग डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल क्षारक की उपस्थिति का पता लगाते हैं तथा इसका रंग, गंध या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। इसको अपन लोग देखते हैं डिटेल से। ठीक, अब देखिए सूचक के प्रकार। वैसे तो सूचक जो आप लोगों के होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु स्रोत के आधार पर जो आप लोगों के सूचक है उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, प्राकृतिक सूचक और दूसरा मानव निर्मित सूचक। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक के बारे में। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अपन लोगों का नोट्स बहुत डिटेल्स में है, और डिटेल्स में होने के कारण यार टाइम बहुत हो जाएगा और आप लोग भी बोरिंग हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जब आप लोग क्वेश्चन करें ना तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये लिटमस पत्र क्या होता है, ये pH स्केल क्या होता है, ये अम्ल क्या होता है, ये क्षारक क्या होता है, ये आप लोगों को ना लगे। बस जब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन सीधे सॉल्व करते जाएं। ठीक, मेन मुद्दा है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए पेपर में आप लोगों को इस तरह कुछ नहीं आएगा कि थ्योरी आया आप लोगों को लिखना है पेन कॉपी से। पेपर में आप लोगों को टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, या तो फिर आप लोगों को गोला भरना पड़ेगा। ऐसा बस ये करना है। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए होंगे, उसमें से आप लोगों को चूज़ करना है। तो इन सब के बारे में मैंने तो अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में बात की ही है, उसमें मैंने पूरा बताया है यार आप लोगों को कि सुपरटेंडेंट एग्ज़ाम होता क्या है, हर चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे, कितने नंबर से पासिंग मार्क्स है, पूरी डिटेल्स बताई है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक सूचक। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। सिंपली सी बात, लिटिमस हो गया, आप लोगों का हल्दी हो गया, चाइना रोज़ हो गया, लौंग का तेल हो गया, ठीक है ना, इधर लौंग दिया है लेकिन लौंग का तेल होता है, लाल गोभी हो गई, ये सब प्राकृतिक की देन है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लिटिमस होता क्या है, लिटिमस कहाँ से मिलता है। देखिए लिटिमस का आप लोगों के एनसीईआरटी में लिटिमस का विलयन दिया होगा इधर, ठीक है ना, लेकिन इधर लिटिमस दिया है, समझिए। वैसे आप लोग, लिटिमस बैगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का रंजक होता है या रंग होता है। ठीक, जो थैलाफाइडा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किस पौधे से निकाला जाता है, थैलाफाइडा समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। ठीक है ना, आप लोगों के एनसीईआरटी में लीचेन लिखा होगा, ठीक है ना, तो लीचेन लाइकेन कुछ भी दिख जाए आप लोगों को, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। लिटमस विलयन जब ना तो अम्ल होता है और ना जब तो क्षार होता है, तो इसका कलर कैसा होता है बच्चों, बैगनी होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि लिटमस विलयन जो होता है, जब ये ना तो अम्ल होता है और जब ना ये तो क्षार होता है, तो इसका कलर बैगनी होता है। इस आधार पर रंजक पेपर तैयार किए जाते हैं जिन्हें लिटमस पेपर कहा जाता है।
समझ गए ना, लिटमस पेपर। अब लिटमस पत्र या तो फिर पेपर क्या होते हैं, लिटमस पत्र दो रंग का होता है। कौन कौन से, एक तो नीला और एक तो लाल, ठीक है ना। अब ये छोटी सी स्टेटमेंट है जो आप लोगों को याद ही होगी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी यार एक ट्रिक भी मैंने बनाई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा फेमस है। अनिल छलनी, आ से अम्ल, नी, आ से अम्ल, ठीक है ना, यानी कि जो अम्ल होगा वो नी से नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आ से अम्ल, नी से नीला लिटमस पेपर और ला से लाल रंग, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसी प्रकार छलनी एक ट्रिक है। छलनी क्या बोलती है कि छलनी, छ से क्षारक, ला से लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला में परिवर्तित कर देता है। बात खत्म। ये आप लोग ट्रिक देख लीजिए। अगर आप लोगों को आती थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती थी तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हल्दी क्या है, हल्दी नहीं जानते, अरे भैया देखिए हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है हल्दी, प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है, सबको पता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़े पर सब्जी का दाग लग जाता है तब क्या करते हैं, इसे साबुन से धोते हैं तो उस दाग में भूरा लाल रंग का धब्बा जम जाता है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि आप लोग कपड़े वपड़े तो धुलते ना होंगे, आपकी मम्मी लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ठीक। अब देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट में क्या है कि अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्षार के साथ इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। सही है। देखिए अम्ल के साथ कुछ ना होगा, लेकिन जब क्षार, आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों का साबुन होता है वो क्षार है एक प्रकार का, क्योंकि उसका जो स्वाद होता है वो कसैला टाइप से होता है, ठीक है ना। और क्षार की पहचान ही क्या है कि कड़वा या कसैला होता है कुछ भी चीज़, ठीक है ना। ये क्षार की पहचान होती है। और अम्ल की खट्टा होना चाहिए स्वाद में, और क्षार स्वाद में कड़वा या कसैला होना चाहिए। दैट्स इट। अब देखिए पत्ता गोभी क्या है, लाल पत्ता गोभी भी प्राकृतिक सूचक ही है एक प्रकार का, ठीक है ना। लाल पत्ता गोभी के रस मूल रूप से बैगनी रंग का होता है। पत्ता गोभी का रंग आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो किस प्रकार का होता है, बैगनी कलर का। लाल पत्ता गोभी के रस जो होता है वो अम्ल के साथ मिलकर लाल रंग में बदल जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर लाल पत्ता गोभी क्षारक के साथ मिलने के बाद हरे रंग में बदल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट है बच्चों, आप लोगों को अच्छे से याद करना है इनको, ठीक। अब देखिए गंधी सूचक की बात करते हैं हम लोग। ये यार मैंने पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ लिया है, ठीक है ना। निचोड़ पूरा आप लोगों को नोट्स में मिलेगा, बल्कि थोड़ी एक्स्ट्रा ही मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी से एक भी पॉइंट आप लोगों को कम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए गंधी सूचक, ये तो फिर सूंघने वाला सूचक। अब सूंघने वाला सूचक ही गंधी सूचक कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ऐसे पदार्थों को अपन लोग क्या कहते हैं, गंधी सूचक। एग्जाम्पल के लिए वेलिना, प्याज या लौंग, ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके, गंधी सूचक के, ठीक है। देखिए गंधी सूचक क्या है, गंधी सूचक प्याज का रस अम्ल के साथ ये तीक्ष्ण गंध देता है और क्षार के साथ कोई भी गंध नहीं देता है। देखिए गंधी सूचक, आप लोग गंधी सूचक में प्याज लेंगे, उसको अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, उसमें ये तीक्ष्ण की गंध आएगी, लेकिन क्षार के साथ उसको मिलाएंगे तो कोई गंध नहीं आएगी। इसी प्रकार आप लोग वैनिला लेते हैं तो वैनिला में भी समान गंध आएगी, यानी कि क्षीण गंध आएगी, क्षार में कोई गंध नहीं आएगी। लौंग का तेल लेते हैं, समान गंध आएगी, लेकिन कोई गंध नहीं आएगी क्षार के साथ, और अम्ल के साथ क्षीण टाइप थोड़ी गंध आएगी। अब हम लोगों ने यार देख लिया प्राकृतिक सूचक। अब अपन लोग देखने वाले हैं कृत्रिम सूचक या तो फिर संश्लेषित सूचक। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव द्वारा बनाया गया। वे सूचक जो प्राकृतिक नहीं होते हैं, रासायनिक पदार्थ या प्रयोगशाला में बनाया जाता है। कृत्रिम सूचक या मानव निर्मित सूचक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मेथिल ऑरेंज या तो फिर फिनोल्फ्थेलिन आदि, इसका प्रयोग अम्ल क्षार की जाँच के लिए किया जाता है। सूचक क्या है, सूचक तो अम्ल क्षार की जाँच के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन होता क्या है, देखिए ये आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आप लोग शब्द बस सुन लेंगे, लेकिन इसका कुछ भी अर्थ नहीं बताएगा आप लोगों को, जो कि यार मैं आप लोगों को पूरे इस नोट्स में बताने वाला हूँ। फिनोल्फ्थेलिन क्या होता है, एक रंगहीन घोल होता है फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है ना। फर्स्ट क्या, क्षार के साथ मिलाने पर फिनोल्फ्थेलिन का रंग गुलाबी हो जाता है, लेकिन अम्ल के साथ मिलाने पर रंगहीन ही रहता है, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप लोग फिनोल्फ्थेलिन लेते हैं और उसको अम्ल के साथ मिलाते हैं तो कुछ नहीं होगा, अगर आप उसको क्षार के साथ मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, ठीक है।
अब आप लोग ले लीजिए क्या, आप लोग ले लीजिए मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है बच्चों? मिथाइल ऑरेंज सर है ये संश्लेषित सूचक या मानव निर्मित सूचक। मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी, किस प्रकार का? नारंगी रंग का तरल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, मिथाइल ऑरेंज का रंग क्षार के साथ मिलाने पर पीला हो जाता है, और अगर इसको आप लोग अम्ल के साथ मिला दोगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोल्फ्थेलिन की बात करें हैं हम लोगों ने। फिनोल्फ्थेलिन में क्या हुआ था कि हम लोगों ने क्षार में मिलाया था तो उसका रंग हो गया था गुलाबी। फिनोल्फ्थेलिन को हम लोगों ने अम्ल में मिलाया था, कोई कलर में परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा संश्लेषित सूचक हम लोगों ने क्या लिया? मिथाइल ऑरेंज। उसको हम लोगों ने मिलाया क्षार में, कलर कैसा हो गया? पीला। फिर उसी को मिथाइल ऑरेंज को लिया जो कि एक संश्लेषित सूचक है, उसको हम लोगों ने मिला दिया अम्ल में, तो कलर कैसा हो गया? लाल। बहुत बढ़िया सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टेबल आप लोगों को दी हुई है जिसको आप लोगों को याद करना है। जो जो यार मैं बोल रहा हूँ वो अगर आप लोग करते हैं ना, देखिए यार बात आप लोग बिल्कुल मत टालिएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये घाटा होगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूँ, बहुत इस पर रिसर्च की है, हर एक चीज़ किया है यार, तब ये सेपरेट नोट्स आपके लिए तैयार हुआ है। देखिए ये आप लोगों का है कुछ पॉइंट जिनको आप लोगों को तैयार करना है, ठीक। प्राकृतिक सूचक आप लोगों के कुछ ये हो जाएंगे, याद करने हैं आप लोगों को। कृत्रिम सूचक भी याद करने हैं, गंधि सूचक भी याद करने हैं। और अगर इनको अम्ल के साथ लेते हैं तो क्या होता है, और क्षार के साथ लेते हैं तो क्या होता है, जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए अब हम लोग यार देखने वाले हैं अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। अभी तक हम लोगों ने ये चर्चा करी थी, क्या क्या चर्चा की थी? सबसे पहले तो हम लोगों ने अम्ल देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? क्षार देखा। उसके बाद प्रबल अम्ल देखा, प्रबल क्षार देखा। दुर्बल अम्ल देखा, दुर्बल क्षार देखा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? लवण देखा, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? और हम लोगों ने क्या देखा? जल्दी बताइए आप लोग, हम लोगों ने क्या देखा? कृत्रिम सूचक देखा। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कृत्रिम सूचक क्या होता है, मानव निर्मित सूचक क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने लिटमस के बारे में पढ़ा, सही है, ठीक। तो इतने सारे यार अपन लोगों ने टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं जिसका नाम क्या है? अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो तो हमको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए क्या करें, अब पढ़ें आगे। देखिए क्या बोला गया है इसमें कि अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अब हम लोग क्या करते हैं? अम्ल लेते हैं, अम्ल के साथ हम लोग धातु की अभिक्रिया कराते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ, ठीक। देखिए रिएक्शन विथ एसिड एंड मेटल्स। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। आप लोग अम्ल ले लीजिए, उसके बाद धातु लीजिए, इन दोनों को का आप लोग रिएक्शन करवा दीजिए। किसी भी के प्रेजेंट में करवा सकते हैं आप लोग, यूवी रेज ले सकते हैं, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश से आता है, ठीक है। बनता क्या क्या है अब इसमें से? लवण बनता है आप लोगों का, और हाइड्रोजन गैस आप लोगों की निकलती है, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या है आप लोगों के, उदाहरण क्या है आप लोगों का? देखिए आप लोग लेते हैं जिंक, ठीक। जिंक लिए आप लोग, और जिंक के साथ आप लोग एक अम्ल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आप लोग इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? जो आप लोगों का जिंक होता है ये HCl के साथ आ जाता है, ठीक। अभी देखिए हम लोग संतुलित नहीं करते हैं, जिंक क्लोरीन के साथ आ गया तो जिंक क्लोराइड बन गया, और अपन लोगों का हाइड्रोजन अलग हो गया। आप लोग इसको संतुलित करके देख सकते हैं, ठीक। संतुलित करना नहीं आता है तो मैंने PVC वीडियो में सब कुछ बताया है आप लोगों को। ये चैप्टर 1 का टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ये पूरा मैंने उसमें बताया था कि रासायनिक समीकरण को आप लोग किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आप लोग देख सकते हैं। धातु जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये आप लोग देख सकते हैं। इनको यार आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये PDF आप लोगों को मिल जाएगी। अब कहाँ मिलेगी सर? तो व्हाट्सअप चैनल में आप लोगों को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया होगा व्हाट्सअप चैनल का, उसको जाकर आप लोगों को यार ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
हाइड्रोजन गैस की जांच, इससे यार इस बार क्वेश्चन आ सकता है मेरे हिसाब से। अब देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस की जांच, इसको हम लोग किस प्रकार से करते हैं। देखिए जब हम किसी धातु का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग धातु क्या लेते थे, धातु लेते थे और हम लोग लेते थे अम्ल, अम्ल लेते थे ना, अम्ल लेते थे, तो बनता क्या क्या था, बनता था अपना लवण और उधर से निकल जाती थी आपकी H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस आप लोगों की निकल जाती थी, ये लोग होता था। अब इधर क्या है, अभिक्रिया में इस अवधि के दौरान जब हम जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास लाते हैं तो एक पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। अब देखिए इधर इसका पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर और देखते हैं। पॉप टेस्ट, जब हम किसी धातु का किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यह संगत लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के इस अवधि के दौरान जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को इस गैस के पास ले आते हैं तो यह पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप ध्वनि यह बताती है कि उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है। इस टेस्ट में हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने का प्रयोग ये दिया गया है नीचे। देखिए क्या होता है इधर, इसमें क्या है, देखिए एक बीकर लिया गया, ठीक, ये बीकर को इस स्टैंड के हिसाब से कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया गया, ठीक। इस बीकर में एक धातु ली गई, धातु मान लीजिए जिंक ले लिया गया, ठीक, और साथ में अम्ल ले लिया गया, HCl ले लिया गया मान लीजिए, ठीक। अब क्या होता है, इन दोनों के जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या बना, लवण बना आप लोगों का और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक। जो ये आप लोगों की गैस बनी, ठीक, वो इस नली के द्वारा क्या किया गया, लाया गया और ये पानी में रख दिया गया, ठीक, पानी में रख दिया गया। अब क्या हुआ कि जब इधर रिएक्शन होती है तो इसके द्वारा आप लोगों को क्या आती है, गैस आती है, और गैस आती है और इसमें आकर के स्टोर हो जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर आए और मोमबत्ती को इस बीकर के सामने रखी, तो जो इसका बुलबुला हुआ होगा ना, और थोड़ी, अब देखिए पानी में गैस आई तो वो तो इधर से तो निकलेगी नहीं, ये गैस निकल रही है, तो जब इसके संपर्क में हम लोगों ने जलती हुई मोमबत्ती लाई तो ये गैस के सामने आकर के फट फट की आप लोगों की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक। और ध्वनि सुनाई देने से आप लोगों को क्या पता चल जाएगा कि ये जो गैस है आप लोगों की हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। बस ये कुछ दिया गया था यहाँ, देख सकते हैं, इसको आप लोग रीड करिएगा। इसका समान सूत्र क्या होता है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, इसको भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा। क्या कि जब धातु कार्बोनेट और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, या आप लोगों का धातु कार्बोनेट हो गया, या आप लोगों का अम्ल हो गया, या आप लोगों का लवण बन गया, या आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या आप लोगों का जल हो गया, या आप लोगों का अम्ल हो गया, या आप लोगों का धातु कार्बोनेट हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है जिनको आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, और याद भी कर लेना है। अब देखिए इसमें यार आप लोगों से कलर जरूर पूछता है, जैसे चूने के पानी का टेस्ट, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। ये देखिए कुछ इसकी रिएक्शन है, कार्बन हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है इधर, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस H2O बना है। जो आप लोगों को इधर से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, ये सफ़ेद कलर का होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये पूरी पूरी रिएक्शन आप लोगों को याद करनी है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो चलिए यार, बाकी का लेक्चर अपन लोग बाद में लेते हैं, बस आज के लिए इतना ही। और यार अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसकी PDF आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगी। जब ये लेक्चर पूरा ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में इसकी पूरी PDF डाल दूँगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।